हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उड़ान डेली न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं आज 4 मई का। फर्स्ट न्यूज़ है, वायरस के प्रकोप के लिए चीन पर शुल्क निश्चित रूप से एक विकल्प है अकॉर्डिंग टू ट्रम्प, जो आपके जीएस के पेपर थर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सब्जेक्ट आपका स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे फॉर प्रीलिम्स, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी फॉर मेंस, 5 आइज देश। आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। कोरोना महामारी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के प्रति काफ़ी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। व्हाइट हाउस के अनुसार कोरोना वायरस के प्रकोप के लिए चीन पर अतिरिक्त शुल्क लगाना निश्चित रूप से एक विकल्प है। फैक्ट्स की बात करें तो अमेरिकन राष्ट्रपति एक दिन पूर्व महामारी फैलाने का प्रतिशोध लेने के लिए चीनी उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने का भी संकेत दिया था। व्हाइट हाउस के अनुसार यह निश्चित रूप से एक विकल्प है। हम देख रहे हैं कि क्या होता है। चीन के संबंध में बहुत सारी बातें हो रही है। जाहिर है जो हुआ है उसे पूरी दुनिया नाखुश है। यह पूरी दुनिया में स्थिति खराब है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर से हुई थी, आप सभी को पता है। इससे पहले ट्रंप ने पहली बार स्पष्ट तौर पर कहा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर की एक वायरोलॉजी लैब में ही हुई थी। पूरी दुनिया में फैल चुके इस वायरस की चपेट में आकर अब तक 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और वैश्विक अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक तबाह हो गई है। अब बात करते हैं वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की। गत वर्ष दिसंबर में मध्य चीन के वुहान इस खतरनाक वायरस को लेकर यह कयास लगाया जाता है कि इसकी उत्पत्ति वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी या पास ही हुनान सी फूड मार्केट में हुई। चीन ने वुहान की लैब में कोरोना वायरस के पैदा होने की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि वायरस को मानव द्वारा नहीं बनाया जा सकता। हाल ही में कुछ रिपोर्टों में यह दावा किया गया था कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से निकला था, जिसके बाद पूरी विश्व में इसका कहर बरपाया। चीन का इससे इनकार करना है। चीन इससे इनकार कर रहा है। व्हाइट हाउस का संदेह क्या है चीन पर? व्हाइट हाउस के रिपोर्टर्स से नियमित बातचीत के दौरान ट्रंप से पूछा गया था कि उन्होंने ऐसा कोई सबूत देखा है जिससे उन्हें इस बात का पूरा यकीन हुआ है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में ही कोरोना की उत्पत्ति हुई है। ट्रंप ने इसके अलावा इस पर उन्होंने कहा, हाँ मैंने देखा है, लेकिन आपको नहीं बता सकता, आपको बताने की अभी इजाज़त नहीं है। ट्रंप ने इसके अलावा कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और सिर्फ यही कहा कि अभी जांच चल रही है और जल्द ही सब कुछ सामने आ जाएगा। नेक्स्ट इज 5 आइज का दावा। एक जांच रिपोर्ट में चीन की घिनौनी साजिश और उसकी जानलेवा लापरवाहियों का खुलासा हुआ है। 15 पन्नों के इस अंतर्राष्ट्रीय डोजियर को अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा समेत शक्तिशाली देशों के जांच संगठन 5 आइज ने तैयार किया है। आखिर क्यों चीन संक्रमण की चेन में सबसे पहला देश होने के बावजूद कोरोना वायरस के प्रभाव से तेजी से उबरने में कामयाब कार मिल गया और कोरोना वायरस के डिजाइनर ड्रैगन की महामारी वाली साजिश का पर्दाफाश हो गया। चीन के खिलाफ इंटरनेशनल चार्जशीट तैयार हो गई है। चीन के विरुद्ध ये इंटरनेशनल तैयार की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यह उच्च स्तरीय जांच करने वाले संगठन का नाम 5 आइज है, यानी वो 5 आंखें जिनसे धरती पर होने वाली कोई भी गतिविधि ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती। इस संगठन ने कोरोना संक्रमण को लेकर चीन की साजिश और लापरवाहियों को लंबी फहरिस्त बनाते हुए 15 पन्नों का डोजियर तैयार किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन का कोरोना वायरस को लेकर गोपनीयता बरतना अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता पर हमले से कम नहीं था। डोजियर में साफ साफ लिखा गया है कि चीन ने पहले तो
कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर सही तथ्य दुनिया से छिपाए, फिर उन लोगों पर भी दबाव बनाकर उन्हें चुप करा दिया या गायब कर दिया जिन्होंने कोरोना पर कुछ भी बोलने की कोशिश की। रिपोर्ट्स में चीन पर भी ये खुलासा किया गया कि उसने जानबूझकर कोरोना वायरस के जुड़ी रिसर्च और सैंपल को अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के सामने लाने में देरी की। नेक्स्ट इज WHO की प्रतिक्रिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया जताते हुए WHO के डॉक्टर माइकल रेयान ने कहा कि संगठन का मानना है कि वायरस मानव जनित नहीं, प्राकृतिक है। रेयान ने कहा कि WHO ने वायरस का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों से बार-बार बात की और हर बार यह स्पष्ट हुआ कि कोरोना वायरस लैब में नहीं बना है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति चाहे कहीं भी हो, वर्तमान में यह आवश्यक है कि विश्व समुदाय को इस महामारी से निजात किस प्रकार से पाया जाए, इससे बचाव के टीके को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। अंततः पूरे विश्व समुदाय को यह जानने का पूरा अधिकार है कि कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान चीन में क्या हुआ। चीन को इसका सही जवाब देना होगा, वरना यह पूरे विश्व समुदाय से अलग थलग हो सकता है। नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जीरो सेल, शून्य बिक्री। जीएस के पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके इकोनॉमी से रिलेटेड सब्जेक्ट में आता है। फॉर प्रीलिम्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गिरावट। फॉर मेंस इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बिक्री का आंकड़ा शून्य रहा। आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। इंडियन ऑटोमोबाइल हिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में किसी भी कंपनी की एक कार भी नहीं बिकी। इतिहास में यह पहला ऐसा मौका है जब कार की बिक्री का आंकड़ा शून्य रहा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल क्षेत्र की प्रमुख कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा कि देशव्यापी विस्तारित लॉकडाउन के दौरान अप्रैल महीने में घरेलू बाजार में बिक्री शून्य रही। कंपनी के एक बयान में कहा, मारुति सुजुकी इंडिया ने अप्रैल 2020 में OEM की बिक्री सहित घरेलू बाजार में शून्य बिक्री की है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार के आदेशों के अनुपालन करने के लिए सभी उत्पाद सुविधाएं बंद कर दी गई। आइए फैक्ट्स की बात करते हैं। ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए बिक्री में गिरावट होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन महीने भर में ऑटो कंपनियों का खाता नहीं तौर पर कोविड-19 महामारी रही है। इसके अलावा अब जबकि लॉकडाउन की अवधि को 2 हफ्ते और बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है, तो मई का महीना भी इन कंपनियों के लिए भारी बीतेगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें रोजाना 2300 से 2500 करोड़ रुपए की हानि हो रही है। लॉकडाउन जितना लंबा चलेगा, इसके लिए एक बार फिर सामान्य हालत की तरफ लौटना उतना ही मुश्किल होगा। देश की प्रमुख सभी कार कंपनियों मारुति सुजुकी, हुंडई, MG मोटर्स, टाटा मोटर्स, टोयोटा, महिंद्रा ने बताया कि अप्रैल में उन्होंने एक भी गाड़ी नहीं बेची है। देश के कार उद्योग में लगभग 50% हिस्सेदारी रखने वाली मारुति सुजुकी ने कहा कि उसने अप्रैल में सिर्फ मुद्रा पोर्ट से 632 वाहनों का निर्यात किया है। यह तभी संभव हो पाया कि वहां कंपनी की कारें पहले ही पहुंच गई थी। इन सभी कंपनियों के प्लांट में ही 20 से 22 मार्च 2020 में मैन्युफैक्चरिंग बंद है। देखिए, ये रिलीफ की बात करें तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, देयर हैज बीन लॉस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स अपॉर्चुनिटी वर्थ thousands of crore rupees, says companies. Auto industry is demanding a relief package from the government. Long shutdown has shattered financials and we are now fending for money to pay staff, say retailers. The government should ensure that entire chain involved in business, component makers, dealers and manufacturing brands should be
होल्डर्स। देखिए आंकड़ा देख लीजिए यहाँ पे आप ऑटोमोबाइल्स का नंबर ऑफ मार्केट साइज की बात करें ऑटोमोबाइल्स की, तो यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट में नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स प्रोड्यूस्ड इन मिलियंस। फिस्कल ईयर 17 में देखिए 25.33 मिलियन, फिस्कल ईयर 18 में 29.07 मिलियन, फिस्कल ईयर 19 में 30.92 मिलियन और फिस्कल ईयर 20 में टिल जैन 2020 22.88 मिलियन। देन बात करते हैं नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सोल्ड इन इंडिया इन फिस्कल ईयर 17 21.86 मिलियन, फिस्कल ईयर 18 24.97 मिलियन and fiscal year 19 26.27 million and in fiscal year 2020 till Jan 2020 16.47 million। सो इस रिपोर्ट से आप अनुमान लगा सकते हो। नेक्स्ट इज सेक्टर कंपोजिशन की बात करें तो शेयर ऑफ ईच सेगमेंट इन टोटल प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ फिस्कल ईयर 19 80% देख लिए यहाँ पे, 13%, 4% एंड 3%। देखिए टू व्हीलर्स की बात करें तो कितना है 80%, थ्री व्हीलर्स की बात करें तो कितना है 13%, कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो 13% जो है वो है पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल जो है वो है 4% एंड थ्री व्हीलर्स जो है वो है 3%। तो सेल्स ऑफ लग्जरी व्हीकल्स पर 1000 यूनिट्स ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर। सो यहाँ पे देख सकते हो आप लग्जरी कार्स का तो 15 है, प्रीमियम मोटर बाइक्स की बात करें तो 14 मिलियन है। ओके, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स एक्सपोर्टेड इन मिलियंस। फिस्कल ईयर 14 में 3.11, फिर फिस्कल ईयर 15 में 3.57, फिस्कल ईयर 16 में 3.64, फिस्कल ईयर 17 में 3.48 एंड फिस्कल ईयर 18 में 4.04 एंड फिस्कल ईयर 19 में 4.63 मिलियन। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट है नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 2020, NATRIP है ड्राइविंग इंडिया इन फॉर द फ्यूचर NATRIP, and next is automobile mission plan 2026, national automobile testing and research and development infrastructure प्रोजेक्ट है ये। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अलग अलग कंपनियों ने क्या क्या कहा, ये देख लेना आप। 4 करोड़ लोगों को रोजगार देती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 40 मिलियन यानी 4 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है। जीडीपी में 8% और सरकार ने कलेक्शन में 15% का योगदान का। सरकार ने कोविड-19 हॉटस्पॉट के बाहर रहने वाली फैक्ट्रियों को शुरू करने की परमिशन दे दी है, लेकिन ऑटोमेकर्स कंपनियों ने अभी अपने प्लांट को शुरू नहीं किया है। वे स्थिति के सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट इज भारत में मोटर वाहन उद्योग। भारत में मोटर वाहन उद्योग विश्व का 7वां सबसे बड़ा वाहन उद्योग है और जिसने वर्ष 2019 में 26 लाख यूनिट्स का उत्पादन किया। 2009 में जापान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड के बाद भारत एशिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन निर्यातक बन गया। अनुमान है कि 2050 तक भारत की सड़कों पर 61.1 करोड़ वाहन होंगे, जो विश्व में सर्वाधिक वाहन संख्या होगी। 1991 भारत में शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण के बाद
बढ़ती प्रतियोगिता और सरकार द्वारा नियमों को सरल बनाने के कारण भारतीय वाहन उद्योग ने लगातार तरक्की की है। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी एवं महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे भारतीय वाहन निर्माताओं ने अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को बढ़ाया है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि के कारण भारत ने घरेलू वाहन बाजार का विस्तार किया है और बहुराष्ट्रीय वाहन निर्माता भारत केंद्रित निवेश के लिए आकर्षित हुए। फेब 2009 में भारत ने यात्री कारों की मासिक बिक्री 1 लाख कारों से अधिक रही। भारत में वाहन उद्योग की शुरुआत 1940 के दशक में हुई। 1947 में आज़ादी के बाद वाहन उद्योग को आपूर्ति करने के लिए भारत सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा वाहन के कलपुर्जों के निर्माण उद्योग लगाने के प्रयास किए गए। और 1960 के दशक में इस उद्योग की वृद्धि दर बहुत ही धीमी रही। 1970 के बाद वाहन उद्योग के विकास आरंभ हुआ, लेकिन यह विकास मुख्य रूप से ट्रैक्टरों, व्यावसायिक वाहनों और स्कूटरों के निर्माण में लक्षित हुआ। कारें अब भी बड़ी विलासिता की वस्तु बनी रही। जापानी वाहन निर्माताओं ने भारतीय बाजार में प्रवेश के प्रयास किए और आखिरकार मारुति उद्योग की स्थापना हुई। अनेक विदेशी फर्मों ने भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों की स्थापना की। 1980 के दशक में कई जापानी निर्माताओं ने मोटरसाइकिलों एवं हल्के व्यावसायिक वाहनों के उत्पादन हेतु संयुक्त उद्यमों की स्थापना की। इसी समय भारत सरकार ने सुजुकी की छोटी कारों के निर्माण हेतु संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु चुना। 1991 में शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण के बाद, साथ ही लाइसेंस राज के धीरे धीरे कमजोर होने पर कई भारतीय एवं बहुराष्ट्रीय कार कंपनियां भारतीय बाजार में उतरी। तब से घरेलू एवं निर्यात मांगों की पूर्ति हेतु वाहन के पुर्जे बनाने वाले उद्योग और वाहन निर्माण उद्योग की वृद्धि लगातार होती रही। भारत का मोटर वाहन उद्योग से निर्यात की बात करते हैं। भारत विश्व में छोटी कारों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बनकर उभरा हुआ देश है। न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार भारत के मजबूत इंजीनियरिंग आधार और कम लागत ईंधन दक्ष कारों के निर्माण में विशेषज्ञता के कारण अनेक वाहन निर्माता कंपनियों जैसे हुंडई मोटर्स, निसान, टोयोटा, वॉक्सवैगन तथा सुजुकी की उत्पादन सुविधाओं का विस्तार हुआ है। 2008 में अकेला हुंडई मोटर्स ने ही भारत में निर्मित अपनी 2,40,000 कारों का निर्यात किया। निसान मोटर्स की योजना 2011 तक अपने संयंत्र में बनी 2,50,000 कारों के निर्यात करने की है। इसी प्रकार जनरल मोटर्स ने 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत से 2,50,000 कारों की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना की। अपनी योजना घोषित की। कारों का निर्माण भारतीय बाजारों में बिक्री के साथ ही निर्यात के लिए किया जाएगा। कंपनी के अनुसार संयंत्र की स्थापना भारत को कंपनी के भौगोलिक उत्पादन का केंद्र बनाने की योजना का हिस्सा है। फिएट ने भी घोषणा की कि इसके द्वारा 1 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश वाहन के कल पुर्जों का भारत से आयात करने के लिए किया जाएगा। ब्लूमबर्ग एलपी के अनुसार 2009 में भारत में एशिया के चौथे सबसे बड़े कार निर्यातक के रूप में उभर कर चीन को पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। अप्रैल माह में शून्य बिक्री के साथ पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर परेशान होता हुआ दिखाई दिया। यह पहली बार था जब किसी महीने कंपनियां अपना कोई भी वाहन नहीं बेच पाई। हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रिसर्च ने कहा था कि एक लंबे समय तक कोरोना वायरस के संक्रमण के डर से उपभोक्ता ऑटो डीलरशिप से दूरी बना सकते हैं। यहाँ तक हो सकता है कि वे शॉपिंग मॉल और बाजार में भी नहीं जाएं, जिसके चलते ऑटो बिक्री में गिरावट बनी रहने की आशंका है। वाहन उद्योग की संस्था सियाम के अनुमान के अनुसार सार्वजनिक पाबंदी के चलते कारखाने बंद करने के प्रत्येक दिन पर वाहन उद्योग के 2,300 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन के चलते प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट न्यूज इज कोरोना वायरस को लेकर फिर से वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित according to WHO. This is also important for your GS paper 3rd.
4 मेंस वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल। आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसस ने 1 मई को अपने और डब्ल्यूएचओ का बचाव करते हुए कहा था कि जैन के अंत में सही समय पर कोविड-19 वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया। 30 जैन को घोषणा ने दुनिया को महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त समय दिया। डब्ल्यूएचओ के जेनेवा स्थित मुख्यालय में वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में टेड्रोस ने कहा कि उस समय संक्रमण में के केवल 82 मामले थे और चीन से बाहर किसी की मौत नहीं हुई थी। नेक्स्ट इज फैक्ट्स, जो आपके फिल्म्स के लिए इम्पोर्टेंट है। महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। आधिकारिक गणना के अनुसार दुनिया भर में 3.2 मिलियन से अधिक लोगों की संक्रमित होने का पता चला है और लगभग 1/4 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई है। वायरस के निरंतर संचरण के 6 महाद्वीपों पर सबूत है। संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम गेब्रेयेसस ने कहा कि प्रकोप के कोर्स का मूल्यांकन करने के लिए अद्यतन सिफारिशों पर सलाह देने के लिए डब्ल्यूएचओ की आपातकालीन समिति में विशेषज्ञों ने सभी को नेतृत्व किया है। टेंडेमिक अंतर्राष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल बना हुआ। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि संकट को जोड़ते हुए कहा गया कि सबसे परिष्कृत स्वास्थ्य प्रणाली एक महामारी से निपटने के लिए संघर्ष कर रही है। अन्य महादेशों में तेजी से फैल रहा है संक्रमण। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में नए मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है, जहां कई देशों में कमजोर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है। खतरनाक था त्वरण तब भी हो रहा है जब एशिया और यूरोप के कई देशों में वायरस का प्रसार धीमा हो गया है। हालांकि लोग धीरे धीरे लॉकडाउन के हफ्तों के बाद चीन में काम करना शुरू कर रहे हैं। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में व्यवसाय, स्कूल और सांस्कृतिक संस्थान अभी भी बंद है। वायरस ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। नेक्स्ट, चीन पर वायरस के प्रसार के लिए दोष। कई रिपब्लिकन सीनेटरों, विशेष रूप से कठिन दौड़ में बंद लोगों ने चीन पर वायरस के प्रसार के लिए दोष को बदलना शुरू कर दिया। पार्टी के अधिकारियों को उम्मीद है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मानवीय हताहतों और आर्थिक पीड़ा पर क्रोध को दूर करने के लिए एक कठिन चुनाव को उभारने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने महामारी के शुरुआती दिनों में चीन की गलत सूचना और डब्ल्यूएचओ की चीन केंद्रित प्रतिक्रिया कहते हुए रणनीति को अपनाया है। नेक्स्ट इज, उन्होंने डब्ल्यूएचओ पर आरोप लगाया कि सबूतों के बिना चीन की शुरुआती दिनों में अपने महामारी की हद तक अस्पष्ट करने में मदद करने के साथ साथ संक्रमणों के खिलाफ सावधानियां के लिए दिशा निर्देश जारी करने के लिए धीमी गति से किया जा रहा है। नेक्स्ट इज, डब्ल्यूएचओ चीन के पक्ष में। वास्तव में डब्ल्यूएचओ जैन की शुरुआत में अलार्म बजाना शुरू किया। किसने? डब्ल्यूएचओ ने। जैसे कि वुहान शहर में एक नई रहस्यमयी बीमारी की सूचना चीन में दी गई। 1 मई को डॉक्टर टेड्रोस ने जोर देकर कहा कि डब्ल्यूएचओ बीजिंग की यात्रा में नेतृत्व के साथ चर्चा करने और खुद को चीन की स्थिति को देखने के लिए खोजने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। अप्रैल के मध्य में ट्रंप ने घोषणा की कि वह डब्ल्यूएचओ को धन देना बंद कर देंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका अब तक संगठन का सबसे बड़ा लाभार्थी है। डॉक्टर टेड्रोस ने 1 मई को घोषणा की कि यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने में मदद करने के लिए अनुदान और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और निदान, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और अन्य चिकित्सा आपूर्ति के वितरण की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट इज, अमेरिका द्वारा डब्ल्यूएचओ में कोष रोकना। डब्ल्यूएचओ में अमेरिका ने अपना कोष रोका है। नेक्स्ट इज, डब्ल्यूएचओ द्वारा अपना कार्य जारी रहना। डब्ल्यूएचओ ने अपना काम बंद नहीं किया है। डब्ल्यूएचओ ने जरूरत वाले देशों के लिए परीक्षण, आपूर्ति और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था करने में मदद की और दुनिया को चेतावनी देने के लिए दैनिक समाचार बैठकें आयोजित की है कि वायरस फैल रहा था और देशों को वे सब कुछ करना चाहिए जो वे इसे रोक सकते हैं। लगभग हर ब्रीफिंग में डॉक्टर टेड्रोस ने दोहराया, हमारे पास
इस वायरस को रोकने के लिए एक अवसर है, लेकिन वह खिड़की तेजी से बंद हो रही है। 1 मई को डीडीआर हाउसिन WHO की आपातकालीन समिति ने कहा कि सदस्यों ने 20 से अधिक सिफारिशें की, जिससे कोरोना वायरस महामारी के कारण होने वाले व्यवधानों को कम करने की उम्मीद है। मार्गदर्शन: लॉकडाउन के कारण भोजन और दवाओं के वितरण में व्यवधान, काम पर एक सुरक्षित वापसी और सामान्य हवाई यात्रा को फिर से शुरू करने पर केंद्रित है। समिति ने कहा कि शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस के मूल स्रोत के रूप में सोचा जाने वाले जानवर की तलाश जारी रखी और संभावित टीकों और उपचारों को विकसित किया है। नेक्स्ट इज कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था वाले देशों की तरफ बढ़ रही है बीमारी। उल्लेखनीय है कि अमेरिका, जो WHO का सबसे बड़ा दानदाता देश है, ने कोविड-19 से निपटने के लिए इसके तरीके से नाराजगी जताई। कठोर कदम उठाते हुए उसने स्वास्थ्य संगठन की मदद भी निलंबित कर दी। टेड्रोस ने इस बात की पुष्टि की कि कोविड-19 महामारी अब भी वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल। उन्होंने यह चिंता की बात की कि अब यह महामारी कमजोर स्वास्थ्य अव्यवस्था वाले देशों की तरफ बढ़ रही है। नेक्स्ट इज आगे की राह क्या है। हम WHO की सलाह का पालन करने के लिए देशों को प्रोत्साहित करते हैं, जिसे हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें के बारे में अधिक सीखते हैं और जैसा कि हम इसका जवाब देने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में देशों से अधिक सीखते हैं। नेक्स्ट इज लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हो रही है, अकॉर्डिंग टू CII। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर GS पेपर 3, आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। फॉर प्रीलिम्स, भारत की आर्थिक वृद्धि से जुड़े फैक्ट्स। फॉर मेंस, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अनुसार राष्ट्रीय व्यापी बंद हटाने के बाद अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लाने के लिए 1 साल से अधिक का समय लगेगा। आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। CII ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। CII के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का एक सर्वे जारी किया है। सर्वे ने शामिल 65% कंपनियों का मानना है कि अप्रैल-जून की तिमाही में उनकी आमदनी में 40% से अधिक की गिरावट आएगी। देश में लंबी रहेगी सुस्ती। सर्वे के नतीजों से निष्कर्ष निकलता है कि देश की अर्थव्यवस्था में सुस्ती लंबी रहने वाली है। सर्वे में शामिल 45% CEO ने कहा कि राष्ट्रीय व्यापी बंद हटने के बाद अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लाने के लिए 1 साल से अधिक का समय लगेगा। इस सर्वे में 300 से अधिक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की राय ली गई। इनमें से 66% से अधिक CEO सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम क्षेत्र के थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य 15 से 30% कर्मचारियों की होगी छंटनी। देखिए ग्रिम आउटलुक का एक डेटा देख लीजिए इधर। Over half of the 300 odd CEOs anticipate job losses, and a third expect more than 30% to be laid off, the survey found. देखिए expectation of job loss, can't say 28%, no 18%, yes 54%. परसेंटेज जॉब लॉस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15% से 30%। ओके, नेक्स्ट इज 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन, ये आप सभी को पता है। परिचालन बंद होना बड़ी बाधा है। इसमें आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं इससे। CII के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, कोरोना वायरस पर काबू के लिए लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन इससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। आज समय की मांग है कि उद्योग को प्रोत्साहन पैकेज दिया जाए, जिससे आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके और आजीविका को बचाया जा सके। बनर्जी ने कहा कि इसके अलावा लॉकडाउन से सोच विचार कर बाहर निकलने की तैयारी करनी चाहिए। CII का मानना है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर बेहद बड़ा असर पड़ रहा है। सबसे अच्छी स्थिति में भी भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5% रह सकती है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने एक रिपोर्ट ए प्लान फॉर इकोनॉमिक रिकवरी में यह अनुमान दिया गया है। संगठन ने 3 स्थितियों में वृद्धि दर का अनुमान लगाया। इसके अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान सबसे खराब स्थिति में
देश की अर्थव्यवस्था के आकार में 0.9% तक की गिरावट आ सकती है, जबकि सबसे अच्छी स्थिति में आर्थिक वृद्धि दर 1.5% रह सकती है। नेक्स्ट इज CII का 1.5% GDP का अनुपात। फिच रेटिंग्स का भारत की GDP का अनुमान। रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भी 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 0.8% कर दिया है। यह स्थिति बनी रही और लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित नहीं रही तो चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि 0.6% तक रह सकती है। नेक्स्ट इज लॉकडाउन का प्रभाव। IMF के पूर्वानुमानों का मानना है कि उपन्यास कोरोना वायरस के प्रकोप दूसरी तिमाही के दौरान अधिकांश देशों में चरम पर रहेंगे और साल की दूसरी छमाही में फीका पड़ जाएगा। व्यापार बंद होने और अन्य रोकथाम के उपायों के साथ साथ धीरे धीरे खुला रहेगा। एक लंबी महामारी जो तीसरी तिमाही के दौरान रहती है 2020 दिवालिया और लंबे समय तक बेरोजगारी के बुरे प्रभावों के कारण आगे 3% संकुचन और 2021 में धीमी रिकवरी का कारण बन सकती है। नेक्स्ट इज 2021 में एक दूसरा प्रकोप जो अधिक लॉकडाउन को बल देता है। अगले साल के लिए वैश्विक GDP बेसलाइन पूर्वानुमान में 5 से 8% अंक की कमी का कारण बन सकता है, जिससे दुनिया को दूसरे सीधे वर्ष के लिए मंदी की स्थिति में रखा जा सकता है। IMF ने एक अपनी रिपोर्ट में कहा यह बहुत संभावना है कि इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था ग्रेट डिप्रेशन के बाद से सबसे खराब मंदी का अनुभव करेगी, जो कि वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान देखी गई है। द ग्रेट लॉकडाउन से वैश्विक विकास को नाटकीय रूप से सिकोड़ने का अनुमान है। नए पूर्वानुमान IMF और वर्ल्ड बैंक की बैठकों में एक अलग पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं, जो इस सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि वायरस के प्रसार में योगदान से बचा जा सके। नेक्स्ट इज दुनिया में उत्पादकता में कमी। इससे दुनिया में उत्पादकता में काफी कमी आएगी। इस समय यह चाहते हैं कि आखिर चीज हो। IMF ने एक दशक पहले 2009 में वैश्विक अर्थव्यवस्था का अनुमान 0.7% घटाया था, लेकिन तब से उस संकोचन को 0.1% पर समायोजित किया है। औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं जहां विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध हैं, उस दौरान 16% की GDP गिरावट आई है। जैन में चीन के अंदर और बाहर दोनों मौजूदा प्रकोप की सीमा से पहले IMF ने अनुमान लगाया था कि 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.3% की वृद्धि होगी, क्योंकि US चीन व्यापार तनाव कम हो रहा था, जिससे 2021 के लिए 3.4% की वृद्धि देखी गई थी। नेक्स्ट इज अब उन्नत अर्थव्यवस्था वायरस के सबसे बुरे प्रकोप को झेल रही है, जो गतिविधि में गिरावट का खामियाजा उठाएगी। अमेरिका अर्थव्यवस्था 2020 में 5.9% का अनुबंध करेगी। फंड के सर्वश्रेष्ठ मामले के तहत 2021 में 4.7% की वृद्धि के साथ फंड ने कहा कि 2020 में यूरोजोन अर्थव्यवस्था में 7.5% का अनुबंध होगा, जिसमें इटली की GDP 9.1% और स्पेन की 8.0%, जर्मनी की 7%, फ्रांस में 7.2% की गिरावट के साथ कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसने भविष्यवाणी की कि यूरो क्षेत्र 2021 में अमेरिकी विकास दर पर 4.7% होगी। चीन जहां पहली तिमाही में कोरोना वायरस का प्रकोप चरम पर था, बड़े राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन की मदद से व्यापार गतिविधि फिर से शुरू होगी। 2020 में 1.2% की सकारात्मक वृद्धि को बनाए रखेगा। IMF ने जैन पूर्वानुमान में 6% वृद्धि से कमी। IMF ने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था 2021 में 9.2% बढ़ने का अनुमान है। भारत के 2020 के वित्तीय वर्ष की वृद्धि के सकारात्मक क्षेत्र में रहने की उम्मीद है, लेकिन लैटिन अमेरिकी अर्थव्यवस्थाएं जो अभी भी बढ़ते हुए कोरोना वायरस के प्रकोप का सामना कर रही हैं, 5.2% का संकुचन दिखाई देगा। नेक्स्ट इज अर्थव्यवस्था के बढ़ते हुए प्रभाव की बात करें तो स्वास्थ्य और आर्थिक बचाव के प्रयासों को पूरा करने के लिए भी देश भारी मात्रा में कर्ज ले रहे हैं, लेकिन कहा कि कर्ज से GDP का स्तर अगले साल स्थिर होना चाहिए। जब तक हम देख रहे हैं कि तब तक ब्याज दरें बहुत कम रह जाती है और हम जो रिकवरी कर रहे हैं इसके हिसाब से ब्याज मिलता है, तो संयोजन को धीरे धीरे कर्ज के स्तर को नीचे लाने में मदद करनी चाहिए। अभी भी
पुनर्गठन के माध्यम से ऋणों के प्रबंधन में मदद की जरूरत है। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। कोरोना वायरस के संक्रमण से भारत और विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा असर अब साफ दिखने लगा। विभिन्न आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार आर्थिक गतिविधियां रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है। एक और भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की इच्छा रखता है। ऐसे में भारत को तेजी से सुधार के कदम उठाने पड़ेंगे। यह संकट अभूतपूर्व है। लोगों के जीवन और उनकी आजीविका पर इसके असर को लेकर निश्चितता है। यह निर्भर करता है कि कोरोना वायरस के इलाज और इसके नियंत्रण पर, जिसका अनुमान लगाना भी अभी कठिन नहीं है। अगले कुछ सप्ताहों में आम लोग और सरकारें जिस तरह का निर्णय लेगी वह शायद तय करेगा कि आने वाले वर्षों में दुनिया की तकदीर कैसी होगी। यह निर्णय न केवल हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को आकार देगा बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति को भी नए तरह से गढ़ेगा। नेक्स्ट न्यूज इज कोविड-19 के बाद की स्थिति। भारत हेतु विशाल बांस संसाधनों की सहायता से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के अवसर। जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। जनजातियों के विकास हेतु वनोपज को बढ़ावा, दिस इज योर सब्जेक्ट। फॉर प्रीलिम्स, सरकार द्वारा बांस से संबंधित रोपण, प्रोसेस आदि गतिविधियों की मंजूरी। फॉर मेंस, बांस में से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता, इसके विकास की संभावनाएं अपूर्व। चर्चा में क्यों है ये देख लीजिए। फैक्ट्स की बात करें तो केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अनुसार भारत का 60% बांस भंडार पूर्वोत्तर में। वह लाभदायक बात यह है कि कुछ वर्षों में केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। बांस क्षेत्र को किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन दिया गया जैसा उसे आजादी के बाद से कभी नहीं मिला। इस कॉन्क्लेव में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों ने भाग लिया। इस संबंध में पिछले 100 वर्ष पुराने भारतीय वन अधिनियम में सरकार द्वारा 2017 में लगाए गए संशोधन का उल्लेख किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बांस के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए घर में उगने वाले बांस को इसमें छूट दी गई है। सरकार द्वारा बांस से संबंधित रोपण, प्रोसेस आदि गतिविधियों को मंजूरी। गृह मंत्रालय द्वारा 16 अप्रैल को विभिन्न क्षेत्रों में सीमित गतिविधियों की अनुमति देते हुए बांस से संबंधित रोपण, प्रोसेस आदि जैसी गतिविधियों की भी अनुमति दे दी गई है, इसकी मंजूरी मिल गई है। बांस से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता। एक विडंबना है कि भारत में प्रति वर्ष कुल 2,30,000 टन अगरबत्ती की आवश्यकता होती है और इसका बाजार मूल्य 5,000 करोड़ रुपए तक है। इसके बावजूद हम काफी बड़ी मात्रा में इसका चीन और वियतनाम जैसे देशों से आयात करते हैं। कोविड के पश्चात के युग में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए यह एक अवसर है कि वह भारत को विश्व में प्रतिस्पर्धा और बढ़ते हुए परिदृश्य में आत्मनिर्भर बनने में मदद करें। बांस से संबंधित उद्योगों के विकास की संभावनाएं अपूर्व। निकट भविष्य में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय बांस विनिर्माण और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समयबद्ध योजना बनाने का प्रयास करेगा। इस क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी की व्यवहार्यता पर भी कार्य करेगा। बांस को जैव डीजल और हरित ईंधन, इमारती लकड़ी और प्लाईवुड जैसे कई उत्पादों में संसाधित किया जा सकता है, जो अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं और विविध क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करते हैं। बांस पर आधारित उद्योग। भूकंप प्रभावित देश जापान के जनजीवन में बांस का महत्वपूर्ण योगदान है। इसका उपयोग वहां भवन निर्माण से लेकर खानपान व कुटीर उद्योग में बहुतायत से किया जाता है। इसी की दृष्टि में रखकर भारत में भी इससे विभिन्न प्रकार के उपभोग की संभावना बढ़ी है। यद्यपि वैदिक काल से ही भारत में दवा, इमारती कार्य में इसका उपयोग किया जा रहा है। खाद्य पदार्थ के रूप में लघु और कुटीर उद्योग, पैकिंग उद्योग, कागज उद्योग इत्यादि क्षेत्रों में भी इसका उपयोग हो रहा आगे की राह है। बांस विश्व का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा व सबसे लंबी घास है। अपने कद, दृढ़ता एवं मजबूती के कारण यह सभी प्रकार की घासों में से अधिक उन्नत एवं उपयोगी है। बांस का उपयोग सदियों से मनुष्य अपने जीवन में करता रहा है और आगे भी करेगा। बांस मजबूत औद्योगिक आधार, पर्यावरण मित्र तथा आवास निर्माण के क्षेत्र में इस्पात और प्लास्टिक का अच्छा व किफायती विकल्प होने के साथ साथ लघु उद्योगों, हस्तशिल्पों, अगरबत्तियों,
चिकित्सा उपयोगों और अन्य तमाम क्षेत्रों में भारी संभावनाओं से परिपूर्ण है। बांस पर्यावरण मित्र के रूप में बांस द्वारा भूमि की जैविक उर्वरा शक्ति को अक्षुण्ण रखकर प्राकृतिक सफाई का कार्य करता है। वहीं लघु, कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योग के क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु एक वैकल्पिक आधार प्रदान करता है। इसके बावजूद भारत में इस उद्योग के संसाधन की उपलब्धता इसके उपयोग में अधिक सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया। वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि